नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जीआईटी में अनदर इम्पॉर्टेंट वीडियोस में ईसोफेगस का जो डिजीज़ है, ऑब्स्ट्रक्टिव ईसोफेजल डिजीज़ या ऑब्स्ट्रक्टिव या वेस्कुलर डिजीज़ ऑफ ईसोफेगस। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको जनरल एनाटॉमी ऑफ ईसोफेगस बताया था, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है आगे के वीडियोस के कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए। एनाटॉमी और वो जो वीडियो था लास्ट में एनाटॉमी जो आपकी सर्जरी है, दोनों जो क्वेश्चन है वहाँ से कवर हो जाते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव एंड वस्कुलर डिजीज ऑफ ईसोफेगस। यहाँ से आपके सर्जरी के पार्ट भी बन जाएगा, पैथोलॉजी वाला भी बन जाएगा और मेडिसिन वाला पार्ट भी आपका यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, और जहाँ फिजियोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है वो भी मैं आपको यहाँ बताते रहूँगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव एंड वेस्कुलर डिजीज ऑफ ईसोफेगस। सबसे पहले अपन देखते हैं इसमें मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन। क्या देखते हैं? मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन क्या होता है? ठीक है, मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन एग्जाम में आता है। आपको जनरली सिविल बताया कि जो ईसोफेगस है वो क्या है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, मस्कुलर ट्यूब होती है, आपको बता चुका हूँ मैंने। ठीक है, एंड इसका जो डेवलपमेंट होता है ये आपको नहीं बताया था मैंने। क्रेनी क्रेनियल पोर्शन ऑफ फोरगट, ये आपको याद रखना है। इसका जो डेवलपमेंट होता है, ये हम बोलेंगे जो ईसोफेगस का जो डेवलपमेंट होता है वो कहाँ से होता है? वो होता है क्रेनियल क्रेनियल पोर्शन ऑफ फोरगट से। क्रेनियल पोर्शन ऑफ फोरगट से होता है। ये क्या है? एक हॉलो ट्यूब है। कौन सा ट्यूब है ये एक हॉलो ट्यूब है। एक हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है और एक्सटेंड फ्रॉम, एक और एक्सटेंड जो है कहाँ से होता है? इपीग्लॉटिस से गैस्ट्रो इसोफेजियल जंक्शन तक। से पहले वाले वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था कहाँ से कहाँ होता है, उसमें आप ये और ऐड कर लीजिए, इपीग्लॉटिस से इसोफेजियल जंक्शन तक। ये ऑप्शन में भी कई बार क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, मस्कुलर ट्यूब होता है, क्रेनियल पोर्शन ऑफ फॉरगट से ये क्या होता है? डेवलप होता है। हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। इपीग्लॉटिस से गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन तक ये एक्सटेंड होता है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग कि एग्जैक्टली मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन क्या होता है। मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन मतलब ईसोफेगस में हम पहला देख रहे हैं मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, दो टाइप के ऑब्स्ट्रक्शन होते हैं, एक फंक्शनल होता है और एक मैकेनिकल होता है। फंक्शनल और मैकेनिकल को पहले हम एक तरीके से समझ लेते हैं। ईसोफेगस है, ठीक है, यदि ईसोफेगस जो ट्यूब है उसका जो फंक्शन है वो ख़राब हो जाए और उस कारण से कोई ऐसा या हमारा जो फूड है, जनरली ट्यूब इस वजह से काम क्या होता है, फूड को माउथ से आपके स्टमक में फूड को ट्रांसफ़र करना। ठीक है, क्योंकि आपको बताया था मैंने आपको बताया था कि आपके ईसोफेगस में स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्लेक्सस होता है जिसका काम होता है मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्स, मतलब वो मोटिलिटी, मतलब आपकी ईसोफेगस में मोटिलिटी प्रोड्यूस करता है जो फूड को आगे की ओर मूव करवाता है। ठीक है, वो उसी कारण से आगे होता है, वो उसका फंक्शन है। यदि वो फंक्शन डिस्टर्ब हो जाए और उस कारण से फूड आगे ना जाए और फूड आपका ट्यूब में ही रुक जाए तो वो फंक्शनल ऑब्स्ट्रक्शन कहलाएगा। लेकिन हम मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन बात करेंगे जब ट्यूब की फंक्शनिंग नॉर्मल है लेकिन ऐसा कुछ वहाँ पर हो गया है, ट्यूब नैरो हो गई है। ठीक है, ट्यूब के बीच में कुछ फंस गया है, तब हम उसको बोलेंगे मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन, हम उसे बोलते हैं। तो मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन में ईसोफेगस का जो मोटिलिटी वाला फंक्शन है वो बिल्कुल नॉर्मल है, प्लेक्सस जो है वो वाकई प्रॉपरली काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बीच में कोई रुकावट आ गई है या ट्यूब नैरो बीच से हो गई है और उस कारण से आपका जो फूड है माउथ से स्टमक में ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा है, उसे हम बोलेंगे मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन का जो कॉज कौन कौन सा होता है? पहला होता है एट्रेशिया ऑफ ईसोफेगस। पहला कॉज क्या होता है? एट्रेशिया ऑफ ईसोफेगस होता है, फिस्चुला ऑफ ईसोफेगस हो सकता है एंड डुप्लीकेशन ऑफ ईसोफेगस हो जाता है। फिर से मैं आपको बता दूं, एट्रेशिया ऑफ ईसोफेगस, फिस्चुला ऑफ ईसोफेगस एंड हम बोलेंगे डुप्लीकेशन ऑफ ईसोफेगस, हम इसे बोलते हैं। ठीक है, ये जो एट्रेशिया एंड फिस्चुला एंड डुप्लीकेशन की जो ऑफ ईसोफेगस की हम बात कर रहे हैं, ये आपको
बाय बर्थ मिल जाता है और इसके बारे में आपको जानकारी, जैसे बच्चा डिलीवर बाहर होके आता है और उसके बाद हम उसे कुछ देते हैं, तो वो जो खाना है वो क्या है, उसके स्टमक तक, या जो हम फूड दे जो हम लिक्विड देने वाले हैं, चाहे वो फार्मूला हो, मिल्क फार्मूला हो, या जो भी लिक्विड देने वाले हैं, या मदर मिल्क पी रहा है वो, तो वो जो है ईसोफेगस से होता हुआ स्टमक में जाना चाहिए। लेकिन वो यदि उसको एट्रेसिया होगा, फिस्चुला होगा, डुप्लीकेशन होगा, तो वो सिम्पटम आपको कैसा होगा, शॉर्टली आफ्टर बर्थ, बर्थ होने के तुरंत बाद आपको मिल जाएगा। क्या मिलेगा उसमें, रीगर्जिटेशन ऑफ फूड मिलेगा। क्या मिलेगा, रीगर्जिटेशन ऑफ फूड मिलेगा ड्यूरिंग फीडिंग। ठीक है, तो जैसे ही वो कुछ खाता है, जैसे ही वो कुछ पीता है, तो ड्यू टू एट्रेशिया, मतलब एट्रेशिया मतलब ईसोफेगस प्रॉपर डेवलप हुआ ही नहीं है, या फिस्चुला हो गया हो, या डुप्लीकेशन हो गया हो, जिस कारण से क्या होगा, जो आपका फार्मूला है या मिल्क है वो आपके स्टमक तक नहीं जा पाएगा, वो बाहर रिगर्जिटेट कर देगा और हमको तुरंत मालूम चल जाएगा। इस कंडीशन में सर्जिकल रिपेयर की डिमांड होती है, इसमें सर्जिकल की आवश्यकता होती है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो और मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन का जो पहला कॉज है एट्रेशिया, दूसरा है फिस्चुला, तीसरा है डुप्लीकेशन, और ये हमको तुरंत मालूम चल जाता है बच्चा जब जन्म होने के कुछ टाइम के बाद, जैसे वो फीडिंग करता है और वो अंदर नहीं ले पाएगा, वो बाहर निकाल देगा, रिगर्जिटेट कर देगा, और इससे हम समझ जाएंगे कि उसको एट्रेसिया को, फाइनली फिर डायग्नोसिस आगे करेंगे। ठीक है, फिर सर्जिकल आपको जरूरत पड़ती है। आगे बात करेंगे एजेनेसिस, ये एब्सेंस ऑफ ईसोफेगस। अगला है एजेनेसिस कॉज होता है, ये एब्सेंस ऑफ ईसोफेगस, ये वेरी रेयर होता है। एट्रेसिया भी क्या होता है, वेरी रेयर होता है। बर्थ डिफेक्ट होता है, बेबी विदाउट ईसोफेगस। एट्रेसिया का मतलब क्या है, इसमें इसमें भी क्या है, उसका ईसोफेगस नहीं है। एजेनेसिस या एब्सेंस बोलेंगे, इसमें क्या है, आपका ईसोफेगस में भी नहीं है, प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाया है। तो एट्रेसिया, फिस्चुला, डुप्लीकेशन, एजेनेसिस तीन इंपॉर्टेंट कॉज हो गए, जिससे आपका मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे देखते हैं। आगे है स्टिनोसिस। आगे है स्टिनोसिस। स्टिनोसिस का मतलब क्या होता है, नैरो हो जाना। स्टिनोसिस का मतलब क्या होता है, नैरो हो जाना। जो हमने ऊपर देखा, आपका एट्रेसिया, आपका जेनेसिस, ठीक है, फिस्चुला, डुप्लीकेशन, ये सब बाय बर्थ या कंजेनाइटली आपको मिलेंगे, और बच्चा डिलीवर होगा तुरंत आपको मालूम चल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, आपको बाय बर्थ मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन के कॉज कौन कौन से होते हैं, तो वो चारों आपको याद रखने हैं। अब आगे बात करते हैं स्टिनोसिस। ये आपको बाद में आपको हो सकता है, जिसमें नैरोइंग ऑफ ईसोफेगस आपको मिलेगा। ठीक है, ये भी दो टाइप का होता है। कंजेनाइटल स्टेनोसिस मिल सकता है, बाई बर्थ आपकी ईसोफेगस में क्या मिल सकता है, नैरोइंग मिल सकता है कंजेनाइटल। लेकिन वेरी वेरी कॉमन होता है एक्वायर्ड स्टेनोसिस। कंजेनाइटल रेयर होता है, लेकिन जो एक्वायर्ड मतलब आपके बाद में किसी कारण से, कोई कॉज के कारण जो होता है, वो स्टोरेज, तो मोर कॉमन स्टिनोसिस कौन सा होता है, एक्वायर्ड होता है। आपको याद रखना है, कंजेनाइटल रेयर होता है, दो टाइप का होता है, कंजेनाइटल और एक्वायर्ड। लेकिन वेरी कॉमन कौन सा होता है, मोर कॉमन होता है, एक्वायर्ड स्टिनोसिस होता है, आपको याद रखना है। एक्वायर्ड स्टिनोसिस क्यों होता है, ड्यू टू फाइब्रोसिस ऑफ ईसोफेगस। जो ईसोफेगस की ट्यूब है, उसकी अंदर वाली जो म्यूकोसल मेम्ब्रेन होती है, या जो मस्कुलर लेयर होती है, वहाँ पर क्या हो जाए, फाइब्रोसिस हो जाए। जब फाइब्रोसिस हो जाएगी, तो ये आप देख पा रहे हो स्ट्रक्चर में, ये अंदर फाइब्रोसिस हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, यहाँ का डायमीटर कैसा हो जाएगा, नैरो हो जाएगा। डायमीटर नैरो हो जाएगा, मतलब इसोफेगस नैरो हो जाएगा ट्यूब, और जिस कारण से आपको फिर ऑब्स्ट्रक्शन मिलता है। तो ड्यू टू फाइब्रोसिस ऑफ इसोफेगस, इसोफेगस में फाइब्रोसिस मिलेगा, जिससे हमें क्या मिलेगा, नैरोइंग ऑफ इसोफेगस। जब भी किसी टिश्यू में फाइब्रोसिस हो जाती है, जब भी थंब रूल याद रखना है, जब भी बॉडी में कहीं पर भी फाइब्रोसिस हो जाती है, तो उस टिश्यू की जो नेचुरल फंक्शनिंग होती है, नेचुरल जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वो ख़राब हो जाती है। मान लो नेचुरल हमारा लंग्स इतना एक्सपांड होता है, लेकिन जब फाइब्रोसिस ऑफ लंग्स हो जाएगा, तो प्रॉपरली वो एक्सपांड नहीं हो पाएगा। वैसे ही जो आपका ट्यूब है, जिसमें डायलेटेशन होना चाहिए, प्रॉपरली डायलेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि फाइब्रोसिस हो जाएगी, उसकी मस्कुलर जो एक्टिविटी वो ख़राब हो जाती है। ठीक है, तो पहला कारण है
फाइब्रोसिस ऑफ ईसोफेगस, जिस कारण से क्या मिलेगा आपको, नैरोइंग ऑफ ईसोफेगस मिलेगा, मतलब एक्वायर्ड। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला क्या कॉज है। अगला कॉज है ड्यू टू एट्रोफी ऑफ मस्कुलर प्रोप्रिया। ठीक है, ईसोफेगस जो होती है उसके अंदर वाली बॉल में जो मसल्स है वो कौन सी है, वो मसल्स होती हैं मस्कुलर मस्कुलर प्रोप्रिया। ठीक है, मस्कुलर प्रोप्रिया होती है, मस्कुलर प्रोप्रिया की लेयर होती है, उसमें एट्रोफी मिलती है। जब मस्कुलर प्रोप्रिया में या उस लेयर में, मस्कुलर प्रोप्रिया लेयर में एट्रोफी होने लगे, या मस्कुलर प्रोप्रिया में एट्रोफी मिले, एट्रोफी मतलब क्या होता है, उस मस्कुलर प्रोप्रिया की जो सेल है वो कम होने लगेगी, नंबर ऑफ सेल कम होंगी, तो जिससे उसकी मसल्स भी वीक हो जाएगी, मतलब एक प्रकार से वो लेयर आपको नहीं दिखेगी। एट्रोफी का मतलब ये होता है। ठीक है, तो प्रोप्रिया मिलेगा, एट्रोफी मिलेगी, और जिससे ईसोफेजियल ट्यूब क्या होगी, हमेशा रिलैक्स्ड मिलेगी। ठीक है, मस्कुलर प्रोप्रिया जो मसल्स या जो लेयर होती है वो क्या करती है, जो कहना चाहिए ट्यूब की डायमीटर को मेंटेन करती है। ठीक है, लेकिन जब ये मसल्स होगी नहीं तो क्या होगा, एट्रोफी होगी तो मसल्स होगी नहीं, मसल्स होगी नहीं तो जो ट्यूब है हमेशा रिलैक्स कंडीशन में होगी, और जब रिलैक्स कंडीशन में होगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ट्यूब का जो डायमीटर कैसा हो जाएगा, नैरो हो जाएगा, एंड फाइनली आपको क्या मिलेगा, इसोफेगस में ऑब्स्ट्रक्शन मिलेगा। ठीक है, तो पहला कॉज मैंने आपको क्या बताया, फाइब्रोसिस, अंदर एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाए या डेवलप फाइब्रोसिस हो जाए। दूसरा मैंने क्या बोला, जो मसल्स है, कौन सी मसल्स, मस्कुलर प्रोप्रिया, उसकी एट्रोफी हो जाए, जिस कारण से जो इसोफेगस है ऐसा मतलब रिलैक्स कंडीशन में आ जाएगा। ठीक है, जो एकदम रिलैक्स कंडीशन में ना, यदि क्या होता है, मस्कुलर प्रोप्रिया जो होती है इसोफेगस को रिलैक्स कंडीशन में नहीं रखती है ताकि ट्यूब का डायमीटर मेंटेन रहे, लेकिन प्रोप्रिया नहीं होगी तो रिलैक्स कंडीशन में होगा, और फाइनली क्या होगा, वहाँ पर नैरोइंग मिलेगी एंड ऑब्स्ट्रक्शन आपको मिलेगा। दो कॉज हो गए भाई एक्वायर्ड के। थर्ड हम बात करते हैं सॉरी, आगे बात करेंगे GERD। ठीक है, गैस्ट्रो गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज, तीसरा कॉज होता है गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज। आगे जाके हम इसको डिटेल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज, आगे जाके इसको हम डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम देखते हैं कि गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज भी रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज़ के लिए, नैरोइंग ऑफ इसोफेगस, एक्वायर्ड स्टेनोसिस के लिए होता है। कैसे, यदि लंबे समय से गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स होता है तो क्या होगा, इसमें एक्चुअली में क्या होता है, क्रोनिक एसिड रिफ्लक्स, मतलब जो आपका स्टमक का जो एसिड है उसका रिफ्लक्स ऊपर आएगा। जब लगातार एसिड ऊपर की ओर आता है तो ईसोफेगस की जो म्यूकोसल मेम्ब्रेन है, ईसोफेगस की जो म्यूकोसल लेयर है, उसमें एसिड लगातार टकराएगा। ठीक है, और टकराएगा तो उस एसिड के कारण क्या होगा, जो ईसोफेगस की जो म्यूकोसल मेम्ब्रेन है वो डैमेज हो जाएगी, इंज्योर्ड हो जाएगी। नॉर्मली क्या बात करते हैं, जो एसिड है वो हमारे स्टमक में होता है, और वहाँ की जो म्यूकोसल मेम्ब्रेन होती हैं वो उस तरीके से बनाई गई होती हैं कि वो उस एसिड के द्वारा वो डैमेज नहीं होती हैं। लेकिन ईसोफेगस की जो म्यूकोसा होती है वो एसिड के अकॉर्डिंग नहीं बनी होती। यदि वहाँ एसिड बार बार आएगा तो वहाँ की म्यूकस मेम्ब्रेन को डैमेज होगी। हमारे जो एसिड, मतलब हम HCl की बात कर रहे हैं, वो हाईली कंसनट्रेटेड होता है। ठीक है, वो नॉर्मल होता है, लेकिन रिफ्लक्स के कारण जब वो ऊपर आएगा तो आपकी ईसोफेगस के मेम्ब्रेन को, म्यूकस मेम्ब्रेन को डैमेज करेगा एंड इंज्योर्ड करेगा, और जिस कारण से जब वहाँ बार बार म्यूकोसल डैमेज होगी तो वो फाइनली क्या होगा, वहाँ पर फाइब्रोसिस हो जाएगी, स्कारिंग हो जाएगी ऑफ ईसोफेगस, और फाइब्रोसिस होगी तो फिर क्या होगा, नैरोइंग ऑफ ईसोफेगस। तो तीसरा कॉज क्या है आपका, GERD, एसिड रिफ्लक्स के कारण आपके ईसोफेगस की म्यूकस मेम्ब्रेन बार बार डैमेज होगी, इंज्योर्ड होगी, जिस कारण से वहाँ की म्यूकोसल मेम्ब्रेन में स्कारिंग होगी, फाइब्रोसिस होगी, एंड फाइनली फाइब्रोसिस के कारण क्या होगा, ईसोफेगस का डायमीटर नैरो हो जाएगा एंड आपको नैरोइंग ऑफ ईसोफेगस मिलेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं
नेक्स्ट कॉज है, चौथा कॉज है इरिटेशन एंड इंजेक्शन ऑफ कॉस्टिक एजेंट। ऐसे एजेंट आप लेते हैं, ऐसे सब्सटेंस खाते हैं या ऐसे सब्सटेंस के संपर्क में आते हैं जो म्यूकोसल मेम्ब्रेन को डैमेज करते हैं। आप ऐसा कोई भी सब्सटेंस खाते हैं, लंबे समय से खाते हैं, जो फाइनली आपके ईसोफेगस की म्यूकस मेम्ब्रेन को डैमेज करते हैं और डैमेज करेंगे, इंजर्ड करेंगे, लंबे समय से क्रोनिक आप इनटेक कर रहे हैं, तो क्या होगा, फाइब्रोसिस हो जाएगी, स्कारिंग हो जाएगी, एंड फाइनली आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर देखिए फाइब्रोसिस हो जाएगी, स्कारिंग हो जाएगी, एंड फाइनली आपको वहाँ पर क्या मिलेगा, नैरोइंग मिलेगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कॉज होते हैं किसके, जो आपको पता होना चाहिए। तो एग्जाम में आ जाता है, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ईसोफेगस क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन ईसोफेगस में मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन क्या होता है, ठीक है, कौन कौन से कॉज है, कंजेनिटल कॉज मैंने आपको 4 बताए, एट्रेसिया, फिस्टुला, डुप्लीकेशन है, जेनेसिस बताए, एंड इसके अलावा से भी कंजेनिटल होता है, लेकिन मेन होता है इसमें एक्वायर्ड, आपको याद रखना है, एक्वायर्ड के भी फाइब्रोसिस बता दिया मैंने आपको इसमें। फिर आपको एट्रोफी ऑफ मस्कुलर प्रोप्रिया बताया, एंड गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स बताया आपको। या ऐसे सब्सटेंस खाते हैं जो आपकी म्यूकोसल मेम्ब्रेन को डैमेज करते हैं और फाइनली फाइब्रोसिस स्कारिंग करते हैं। तो ये है आपका मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन जो आपको आना चाहिए, और ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपका आ जाता है। ठीक है, जो फंक्शनल आपका जो है फंक्शनल ऑब्स्ट्रक्शन, वो नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा यदि आप बीएचएमएस फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो आप मेरा मटेरियल मेडिकल ऑर्गन ऑफ मेडिसिन ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिए आपको मेरे लिंक को जिसके लिए आपको मेरे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसका नाम है डॉक्टर भावेश सर क्लासेस, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। यदि आप पैथोलॉजी के पूरे वीडियो लगातार देखना चाहते हैं तो आपको 400 से 500 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, 600 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, एंड वो आपको पूरे वीडियो आप एक बार में देख सकते हैं। उसके लिए भी आपको मेरे एप्लीकेशन जाना पड़ेगा, वहाँ जाकर आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं और वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक।